हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम आपसे डिस्कशन करेंगे वो है एनीमिया की कंडीशन के बारे में। एनीमिया इज़ अ मेडिकल टर्म, इज़ अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. This lead to a reduced ability of blood to carry oxygen to body tissue, resulting in symptoms such as fatigue, weakness and paleness. इसके कहने का मतलब है कि एनीमिया आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों की कंसंट्रेशन, क्योंकि आरबीसी में मेजर कंपोनेंट हीमोग्लोबिन का होता है, तो आरबीसी एज वेल एज हीमोग्लोबिन दोनों कम हो जाना एक एनीमिया की कैटेगरी में डिफाइन होता है। अब आरबीसी ब्लड में तीन प्रकार की सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन बाइंडिंग करके सेल तक पहुंचाना होता है, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से फाइट के लिए, और प्लेटलेट आपके क्लॉटिंग फैक्टर के लिए ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। अब एनीमिया आरबीसी की बात कर रहा है, तब आरबीसी और हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन बाइंडिंग सही से नहीं हो पाएगी और सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो इसी वजह से सेल की मेटाबॉलिक डिमांड पूरी नहीं होने के कारण उसको पेलनेस, फटीग, है ना, कमजोरी रहेगी, वीकनेस रहेगी, क्योंकि सेल ऑक्सीजन से ही आपकी क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। डब्ल्यूएचओ ने कैटेगराइज किया कि हमें किस फॉर्म में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। माइल्ड एनीमिया मेल्स के अंदर अगर 11 से 12.9 है तो माइल्ड एनीमिया है। फीमेल के अंदर 11 से 11.9 है तो आपका माइल्ड एनीमिया है। मॉडरेट एनीमिया अगर मेल के अंदर 8.0 से 10.9 ग्राम पर डीएल है तो वो मॉडरेट में, फीमेल में 8.0 टू 10.9 है तो वो मॉडरेट में, सीवियर में लेस देन 8, दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। इसमें ये ध्यान रखना कि देखो एनीमिया डिपेंड कर जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन पे, ओल्ड एज फैक्टर, क्योंकि इनमें एनीमिया होने चांसेस होता है, तो वो एनीमिया की कैटेगरी से डिफाइन नहीं हो सकता। पर एक नॉर्मल आपका ये वैल्यू एनीमिया का ये रखा है डब्ल्यूएचओ ने। कॉजेज ऑफ एनीमिया, तो एक लिस्ट में हम टाइप्स ऑफ एनीमिया और एक कॉजेज। अगर हम फर्स्ट टाइप्स ऑफ एनीमिया में देखेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेक ऑफ आयरन इन डाइट, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और ब्लड लॉस। आयरन जो कि मेजर कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन में, अगर आप आयरन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, जैसे पालक हुआ, अगर आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंटेक कर रहे हैं और आपके इंटेस्टाइन पचा नहीं पा रही, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो वो भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में हो सकता है। ब्लड लॉस हो गया तो वो भी एक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आ जाएगा। विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया, पर्टिकुलर जो विटामिन बी 12 होता है वो आरबीसी की मेच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके डाइट में कमी होने के कारण, पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। थर्ड टाइप का हीमोलाइटिक एनीमिया, इसका कॉजेज है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय द इम्यून सिस्टम, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, ड्रग और मैकेनिकल डैमेज। हीमोलाइटिक यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना ड्यू टू द इनहेरिटेड, जेनेटिक या कोई इन्फेक्शन की वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय होना हीमोलाइटिक एनीमिया में आता है। एप्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है? फेलियर ऑफ द बोन मेरो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स ड्यू टू डैमेज बाय रेडिएशन, केमिकल, ड्रग्स, इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून डिजीज। इसके कहने का मतलब है कि एप्लास्टिक एनीमिया जो कि बोन मेरो का डैमेज होना, बोन मेरो, अब वो कीमोथेरेपी ड्रग से हो सकती है, रेडिएशन की वजह से हो सकती है, क्योंकि बोन मेरो की स्टेम सेल से, रेड बोन मेरो की स्टेम सेल से आपकी सारी सेल्स बनती है। अगर बोन मेरो में कोई डिफेक्टिव आ गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो एप्लास्टिक एनीमिया में आएगा। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मेरो। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम वो होता है कि जिसमें आपकी स्टेम सेल तो सही बन रही है, पर जो प्रोसेस होती है माइलोइड सेल, जिससे आपके आरबीसी फॉर्मेशन होती है, अगर उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हो जाती है उस सेल्स के अंदर, तो माइलोडिस्प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, इंटरफेरेंस with red blood cells production by chronic disease such as kidney disease, inflammatory disorder, infection। कोई ऐसी डिजीज जैसे कि किडनी डिजीज, अब किडनी डिजीज के होने की वजह से जो इरिथ्रोपोइटिन बनता है वो आरबीसी, जो इरिथ्रोपोइसिस स्टेज होती है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो इरिथ्रोपोइसिस स्टेज में हेल्प करता है, उसके अगर किडनी खराब है तो ईपीओ सिक्रिएट नहीं हो पाएगा, ईपीओ यानी इरिथ्रोपोइटिन, तो उसकी वजह से आपका एनीमिया होगा। हेमरेजिक एनीमिया, एक्यूट और क्रॉनिक ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी, सर्जरी, जीआई ब्लीडिंग की वजह से। हेमरेज से नाम पता चल रहा है कि ब्लीडिंग, अब वो ब्लीडिंग इंटरनल हो सकती है सर्जरी के दौरान, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान एक्सटर्नल किसी भी हो सकती है, पर ब्लड सेल से अगर ब्लड का बाहर आ जाना, वो आपका एनीमिया हेमरेजिक हो जाएगा। जेनेटिक कंडीशन, कुछ जीन के कारण आपको एनीमिया डेवलप होना एक जेनेटिक हो सकता है। हार्मोनल डेफिशिएंसी वही कि रिड्यूस थायराइड हार्मोन लेवल और रिड्यूस इरिथ्रोपोइटिन लेवल। थायराइड हार्मोन भी एसेंशियल होता है आपके मतलब आरबीसी की
मेच्योरेशन के लिए, और आपका ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी अगर बोन मेरो हुआ या कोई भी कैंसर होने की वजह से, अगर कैंसर में कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी ले रहे हो तो वो बोन मेरो को साइड इफेक्ट करती है, तो वो इसमें दिखा सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले सेल की मेटाबॉलिक डिमांड नहीं होने के कारण उसमें फटीग वीकनेस रहेगी। पेल और जॉइंटिस स्किन, क्योंकि स्किन में अगर आपकी बॉडी में रेड कलर जो आपकी बॉडी का स्किन और में जो पिंक कलर होता है वो आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसी ही मेजॉरिटी आपकी, क्योंकि अगर आप ब्लड लेते हो तो उसमें डब्ल्यूबीसी भी क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स, वो एक कलरलेस होती है। प्लेटलेट इसमें आपको दिखती नहीं है, तो सबसे जो मेजॉरिटी होती है आरबीसी दिखती है पिंक कलर की। तो स्किन की जो कलर होता है वो भी इससे डिटरमाइन होता है। और आरबीसी हीमोग्लोबिन एनीमिया की वजह से आपको स्किन का कलर जॉइंटिस येलोइश दिख सकता है ना। अगर आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही तो पूरा येलो जॉइंटिस हो सकता है, क्योंकि आरबीसी जब भी टूटती है हीमोग्लोबिन तो वो बिलीरुबिन बनाता है। सांस लेने में तकलीफ रहेगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन कैरी का काम होता है वो आरबीसी का काम होता है। एनीमिया में डिस्निया रहेगा। डिजीनेस, क्योंकि ऑक्सीजन अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी तो वो हेडेक बना रहेगा। हैंड्स कोल्ड, क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर वार्म होता है, ब्लड लॉस हो रहा है तो हैंड कोल्ड रहेंगे। दूसरा रीज़न है कि ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रही तो लोअर पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज आपकी ठंडी रहेगी। हेडेक रहेगा, आपको ये बताई दिया। इरिटेबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, क्योंकि वो आप फिर आदमी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि फटीग और वीकनेस के कारण। हार्ट बीट इरेगुलर रहेगी, क्योंकि हार्ट जो कार्डिक आउटपुट कंपेंसेट करेगा, क्योंकि जितना भी ब्लड है अब बचा हुआ बॉडी में, हार्ट उसे कंपेंसेट करेगा कि सेल तक पहुंचे, तो वो भी नहीं पहुंच पाएगा। ब्रिटल नेयर हेयर लॉस होगा, क्योंकि रेड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू हेयर फॉलिकल्स नेल बेड रिजल्ट इन द ब्रिटल नेयर हेयर लॉस। चेस्ट पेन रहेगा, क्योंकि इसमें पेशेंट को स्ट्रेन रहेगा हार्ट में, तो वो उसकी वजह से चेस्ट पेन रहेगा। अब एनीमिया का क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड हीमोग्लोबिन। तो ये जो डिटरमाइन होता है एमसीवी वैल्यू और एमसीएससी वैल्यू, मीन कॉर्पस कलर वॉल्यूम और एमसीएससी वॉल्यूम। मीन कॉर्पस कलर वॉल्यूम को आप ऐसे समझिए कि एक बास्केट में बहुत सारे फ्रूट पड़े हुए हैं। अब उनकी अगर अपन लेंथ मेजर करें, किसी की 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, डिफरेंट 5 तरह के, जैसे एग्जाम्पल 5 तरह के फ्रूट पड़े हैं, उनका टोटल करके अगर जैसे कि 20 आ रहा है, तो 20 में से अगर अपन 5 को फ्रूट है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो उस बास्केट में अगर मीन वैल्यू निकाला जाएगा तो उसका 4 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह से आरबीसी का अगर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें जो आरबीसी का निकलता है वो आपका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम निकालेगा। इसी तरह से उस आरबीसी में कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की वो एमसीएससी डिटरमाइन करता है। तो उसके हिसाब से पहला जो एनीमिया होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें एमसीवी वैल्यू भी घट जाती है और एमसीएससी वैल्यू भी घट जाती है, जिसका सबसे परफेक्टली एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। आपको रिपोर्ट एनीमिया, देयर इज अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ एनीमिया, आप उसे एनीमिया ये नहीं कह सकते उसको 8 या 9 हीमोग्लोबिन है, पर अगर आपको पर्टिकुलर फाइंड आउट करने 8 और 9 हीमोग्लोबिन एनीमिया, अगर आप 5वीं क्लास के बच्चे को कहोगे तो वो भी समझा देगा कि ये एनीमिया। पर यू हैव टू ए प्रोफेशंस, आपने के अकॉर्डिंग आपको ये डिफाइन करना कि इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और अधिकतर आपने देखा कम्युनिटी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया सबसे ज़्यादा। तो आयरन में कैसे बताना, उससे आरबीसी हीमोग्लोबिन के नीचे एमसी वैल्यू और एमसीएस वैल्यू दोनों घटी हुई मिलती है, तो वो आपको थैलेसीमिया, तो आपको वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो सकता है थैलेसीमिया में देख सकते हो, लीड पॉइजनिंग देख सकते हैं। दूसरा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, इसमें नॉर्मल साइज है, शेप भी नॉर्मल है, कंसंट्रेशन पे नॉर्मल है, पर एक्यूट लॉस आने के कारण, अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट की क्या उसमें कोई इसमें एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं थी, पर रोड एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो वो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में आ जाएगा। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में इसमें जैसे कि आरबीसी की साइज और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन दोनों अब नॉर्मल बढ़ जाती है, क्योंकि उसका मेच्योरेशन सही नहीं हो पाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज कह सकते हैं। जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण, लीवर डिजीज के कारण आपको मैक्रोसाइटिक एनीमिया दिख सकने मिल सकता है। दूसरा जो बेस है वो फिजियोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी के कारण, जिसमें पहले है फिजियोलॉजिकल यानी उसके प्रोडक्शंस। पहला एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब आपको पता है प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, आपका बोन मेरो से हो रहा है। अब बोन मेरो में कोई कैंसर हो गया, बोन मेरो कोई डिसऑर्डर होने की वजह से वो प्रोडक्शन सही नहीं कर पाता है। दूसरा है एनीमिया ड्यू टू द इंक्रीज रेड ब्लड डिस्ट्रक्शन। प्रोडक्शन सही है पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब 120 दिन जो लाइफ स्पैन हो रहा है वो 80 दिन में डिस्ट्रॉय हो रही है, 90 दिन में डैमेज हो रही है, या तो वो स्प्लीन के इन्फेक्शन के कारण है ना, या फिर कोई ऐसी इन्फेक्शन ऑटोइम्यून डिजीज के कारण उसका अपनी लाइफ स्पैन पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रही है। थर्ड है एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस, जैसे कि सर्जरी हो गई, जीआई ब्लीडिंग हो गई,
है ना, तो वो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल में 3 टाइप आ गए। नेक्स्ट ईटियोलॉजी में, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो आयरन डेफिशिएंसी, एक विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से, ये ईटियोलॉजिकल और एप्लास्टिक एनीमिया, जो कि अपना ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब आपको मैनेज कैसे करना है, ये डिफरेंट काइंड है। आयरन का हुआ तो आप आयरन सप्लीमेंट भी देंगे, आयरन के लिए आप ओरल डोज आयरन देंगे, विटामिन B12 का तो उसमें आपको डायग्नोस्टिक एनीमिया तो पकड़ में जाएगा, पर पर्टिकुलर के लिए आपको जाना पड़ेगा। हेमरेजिक एनीमिया हो गया तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है, तो इसमें वही लिखा हुआ है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन सप्लीमेंट डाइटरी चेंज करना है, विटामिन के लिए आपको विटामिन सप्लीमेंट देना है, क्रोनिक डिजीज के लिए आपको वो डिजीज ठीक करनी है आपको, हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए आपको इम्यून रिएक्शन, है ना, किसकी वजह से हीमोलाइटिक डैमेज हो रहा है, ऑटो इम्यून से हो रहा है तो इम्यून सिस्टम सही करना पड़ेगा आपको, इन्फेक्शन ठीक करना पड़ेगा, और ब्लड लॉस है तो आपको ब्लीडिंग करना पड़ेगा। मेडिकेशन में आयरन की टेबलेट दे सकते हैं, विटामिन B12 के कैप्सूल आते हैं वो दे सकते हैं, और इरेथ्रोपोइटिन की वजह से अगर हो रहा है तो EPO का इंजेक्शन लगा सकते हैं सबक्यूटेनियस। प्रोसीजर ये रहेंगे कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो, फिर भी अगर सब करने के बाद कुछ नहीं होता स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं अगर स्टेम सेल्स ही डैमेज हो रही तो, और स्प्लीन की वजह से अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप स्प्लीन रिमूव करा सकते हैं, स्प्लीन में इन्फेक्शन हो गया तो दोस्तों इसके अंदर हमने एनीमिया, इसके कारण, क्लासिफिकेशन, मेडिकल मैनेजमेंट, और आपको मैंने इसमें टाइप्स ऑफ एनीमिया बताए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो के अंदर एप्लास्टिक एनीमिया देखेंगे डिटेल के अंदर, और सिकल सेल एनीमिया में इसमें डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।